दक्षिणी अफ्रीका में बसंत का आगमन सितंबर के शुरुआती दिनों में होता है, जिसके बाद प्रकृति खिल उठती है। दिन लंबे होने लगते हैं, तापमान बढ़ने लगता है और जानवर तथा पेड़ पौधे प्रजनन करने, जन्म देने और अपने बच्चों के पालन पोषण में जुट जाते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक रात और दिन लगभग समान लंबाई के हो जाते हैं। ऐसा साल में सिर्फ 2 बार होता है, जब सूरज का केंद्र हमारी पृथ्वी के इक्वेटर के ठीक ऊपर आ जाता है और तब पूरे महाद्वीप में हलचल देखने को मिलती है। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर 2 लाख से ज्यादा केप कैनेट पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। इन्होंने पिछले 8 महीने साउथ अटलांटिक ओशियन के किनारे से दूर बिताए हैं। अब वो साल के इन्हीं दिनों में उसी द्वीप पर आते हैं जहां वो पैदा हुए थे, ताकि वो भी अपने बच्चों को जन्म दे सके। ठीक इसी समय मौसम भी अच्छा होता है और समुद्र में खाना भी भरपूर मिलता है। कुछ नौजवान पहली बार एक चूजे को पालने की कोशिश करेंगे। साथी चुन लेने के बाद वो आमतौर पर जीवन भर का साथ निभाते हैं। एक युवा नर अपने पहले ब्रीडिंग सीजन के लिए टापू पर आया है। जगह बहुत कम है, इसलिए टापू पर घोंसले के लिए सही जगह मिलना आसान नहीं होगा। न जाने कितने दिनों बाद इसे सूखी जमीन पर पांव रखने का मौका मिला है। मछलियों की तलाश में 3000 किलोमीटर का चक्कर काटकर अब इसका काम है अपने लिए एक साथी ढूंढना। सितंबर का सूरज तेज है। गर्मी से बचने का एक ही उपाय है, बड़ा सा मुंह खोलकर हाँफना। लेकिन इसका ध्यान कहीं और है, ऊपर चक्कर काट रही मादाओं पर। ये अपनी चोंच उठा लेता है। अपनी चोंच को इस तरह उठाकर ये बता रहा है कि ये मिलन करना चाहता है। लेकिन मुकाबला कड़ा है। इस द्वीप पर इसके अलावा करीब 5000 गैनेट नर हैं और सभी प्रजनन के लिए उत्सुक हैं। ऊपर मादाएं द्वीप के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। वो घोंसले की सबसे अच्छी जगह और उस पर खड़े नरों की तलाश में है। इसकी तलाश भी जारी है। सारा खेल सब्र का है। कोई तो मिल जाए। शायद उम्मीद की कोई गुंजाइश है। या शायद नहीं। लगे रहो गैनेट भाई। लगता है आखिरकार इस मादा को हमारे वाले गैनेट की अदाएं पसंद आ गई हैं। वो एक प्यार भरी लैंडिंग करती है और आसमान की तरफ चोंच उठाकर हाँ कहती है।
अपनी चोंच को एक दूसरे से टकराना मेल मिलाप का तरीका है। ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत है जो इन्हें कई सालों तक निभाना है। जब भी ये बिछड़ने के बाद दोबारा मिलेंगे, हर बार यही रस्म निभाएंगे। ये एक दूसरे की सफाई करते हैं। इससे ये एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि ये बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। केप गैनेट्स दुनिया में सिर्फ 6 द्वीपों पर मिलन के लिए इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है हर जोड़ा एक बड़ी भीड़ के साथ अपना घर साझा करता है। अब ये जोड़े अपनी अपनी इकलौती संतान को पालने के लिए मुकाबला करेंगे, जिसमें साउथ अटलांटिक ओशियन की बेहिसाब मछलियां बच्चों की खुराक बनेंगी। ये नमीबिया के पश्चिमी तट पर दोपहर का समय है, जहां लाखों केप फर सील्स रेत के 3 किलोमीटर के किनारे पर आराम कर रही है। वो यहीं के निवासी हैं और साल भर इस समुद्र तट पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं। अब सितंबर के मध्य में वसंत के मौसम के बीच ये बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा करते हैं। इस माँ ने अभी अभी एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया है। एक तरफ खतरनाक अटलांटिक महासागर, तो दूसरी तरफ है विशाल नामीब रेगिस्तान। बच्चे को कुछ ही हफ्ते में वो सब कुछ सीखना है जिससे वो अपने दम पर जिंदा रह सके, जैसे ठंडे पानी में तैरना, मछली पकड़ना और बसंत के खत्म होने से पहले ये सीखना कि यहाँ के ढेर सारे खतरों से कैसे बचना है। ये बात कि यहाँ ढेर सारे बच्चों ने जन्म लिया है, बाहर वालों को पता चल चुकी है। ब्लैक बैक जैकल्स और ब्राउन हाइनास रेगिस्तान से निकल आए हैं। वो नए सील बच्चे के शोर और गंध से आकर्षित हुए हैं। ये एक मरे हुए सील के बचे खुचे शरीर के लिए लड़ रही हैं। आखिर 3 सियारों ने लड़ाई छोड़कर एक साथ खाने का मजा उठाना ठीक समझा। नवजात सील की माँ उन पर लगातार नजर रख रही है। अगर बच्चे को बड़ा होने तक जिंदा रखना है तो उसे ऐसे कई खतरों से बचाना होगा। पृथ्वी की झुकी हुई एक्सिस सदर्न हेमिस्फीयर को सूरज के नजदीक ले जाती है और अफ्रीका में वसंत ऋतु आती है, जबकि पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से थोड़ा दूर हो जाता है, जिससे वहां ठंडे दिन शुरू होते हैं, यानी पतझड़। उत्तर के ठंडे तापमान से बचने के लिए हजारों प्रजातियां दक्षिण की ओर रुख करती हैं। सितंबर और अक्टूबर में
लाखों पक्षी दक्षिणी अफ्रीका पहुंचते हैं, जहां वो मौसम के बदलने तक रहते हैं। ठंड इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बसंत और फिर गर्मी के खत्म होते ही ये पक्षी वापस चले जाएंगे। ये साल भर मौसमों का पीछा करते हुए दुनिया घूमते हैं और अलग अलग महाद्वीपों में गुजर बसर करते हैं। खाने की तलाश में ये एक साल में 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो दक्षिणी अफ्रीका के उपजाऊ लेक्स और वेटलैंड्स की तरफ खिंचे चले आए हैं। साउथ अफ्रीका का लैंगाबून लगून प्रवासी पक्षियों के लिए मानो एक चुंबक है। अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराता हुआ समुद्र का पानी हर रोज खारे पानी के वेटलैंड्स में पोषण भरता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ शिकार की भरमार हो जाती है, जैसे केकड़े, घोंगे और छोटी मछलियाँ। वसंत के गर्म तापमान के साथ इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। कुदरत ने उथले पानी में पक्षियों के लिए ढेर सारे खाने का इंतजाम किया है। स्थानीय पशु पक्षी भी उन लाखों जीवों का भोजन करने के लिए शामिल हो जाते हैं, जो अब लगून में अंडे दे रही हैं। उनकी चोंच की भिन्नता की वजह से पक्षियों की कई प्रजातियां एक साथ भोजन कर सकती हैं। फ्लेमिंगो, कर्ल्यू, आइबिस, सैंडपाइपर, एवोसेट, नॉट और कई तरह की बतखें, ये सभी शिकारी पक्षी अलग अलग प्रजातियों को खाते हैं। फ्लेमिंगोस कम गहराई से छोटे श्रिम्प्स और एल्गी छानते हैं, जबकि सैंडपाइपर्स अपनी लंबी चोंच से मिट्टी में से केकड़े और घोंगे निकाल लेते हैं। ये सभी उत्तर की ओर अपनी वापसी से पहले जी भर के खाएंगे। पूरे दक्षिणी अफ्रीका में बसंत आ चुका है और अक्टूबर के मध्य तक सब कुछ खिल सा जाता है। साउथ अफ्रीका और नामीबिया की सीमा पर स्थित नमाक्वालैंड की रूखी जमीन जंगली फूलों के कालीन में बदल जाती है। साल में एक बार रेन डेजीज, हॉर्सब्लॉम्स, मखीट्स और एलेंस्पियस के साथ साथ फूलों की दर्जनों प्रजातियां इन मैदानों में रंग बिखेर देती हैं। ये पौधे कब खिलेंगे, ये दिन की लंबाई तय करती है। वसंत में जितनी ज्यादा धूप मिलेगी, फूल उतने लंबे समय तक खिले रह सकते हैं। लेकिन ये चकाचौंध सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। सभी जिंदा चीजों की तरह पौधों को भी अपना वंश आगे बढ़ाना पड़ता है। हर पौधे में नर और मादा हिस्से होते हैं। नए पौधे पैदा करने के लिए दो फूलों के नर और मादा भाग एक साथ मिलते हैं। इसे पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। मादा हिस्सा यानी स्टिग्मा फूल से अलग नहीं होता, इसलिए पॉलन यानी नर हिस्से को ही उस तक जाना पड़ता है। नर पॉलन और मादा स्टिग्मा को मिलाने के लिए पौधों ने एक चालाकी विकसित की है। हर प्रजाति का अपना अलग रूप है और अपनी अलग खुशबू भी। फिंगरप्रिंट्स की तरह कोई भी दो फूल एक जैसे नहीं होते। पॉलन को दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए पौधों को एक कुरियर सर्विस की जरूरत पड़ती है।
फूलों के रंग और उनकी खुशबू से पक्षी और उड़ने वाले कीड़े उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। खाने के लालच में जब वो फूल पर बैठते हैं तो पॉलन उनके शरीर पर चिपक जाता है, जिसे वो अनजाने में अगले फूल तक ले जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दक्षिणी अफ्रीका में वसंत ने जीवन बिखेर दिया है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे महासागरों तक, बसंत में लंबे होते दिन लहरों के ऊपर और नीचे रहने वाले जीवों को रोशनी देते हैं। किनारे से दूर तेज धूप में फाइटोप्लैंक्टन को खिलने का भरपूर मौका मिलता है। ये माइक्रोस्कोपिक पौधे सूर्य की किरणों को खुराक में बदलने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं। ये महासागर के सभी जीवों के लिए पोषण का इंतजाम करते हैं। इसी की वजह से समंदर में छोटे क्रिटर से लेकर विशाल मछलियां सबका पेट भरता है। ये नाइजना लगून में नवंबर का महीना है और जब तेज धूप समुद्र के तापमान को बढ़ाती है तब वसंत की सबसे चमत्कारी घटनाओं में से एक घटती है। इन गहराइयों में छिपा दुनिया का सबसे एंडेंजर्ड सी हॉर्स, नाइजना सी हॉर्स, जन्म देने वाला है। इस प्रजाति में ये जिम्मेदारी पुरुष निभाते हैं। ये पिता गर्भ से है और डिलीवरी का समय नजदीक है। 3 हफ्ते पहले मादा ने अपने अंडे इसकी थैली में दिए थे, इस उम्मीद में कि वो इनका वंश आगे बढ़ाएंगे। इसने तब से उन्हें संभाल कर रखा है। अब जन्म देने का समय है। ये कुछ देर से लेबर में था और अब वो चमत्कार होने को है। पहले बच्चे के बाद जल्द ही उसके 30 से ज्यादा भाई बहन और निकल आए। ये सभी इस प्रजाति को फिर से आबाद करने में अहम भूमिका निभाएंगे। लगभग 1 सेंटीमीटर के ये छोटे बच्चे अपने नए घर से चिपके रहने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। उनके पिता का काम हो गया है। नवजात सी हॉर्स बच्चों को अब अपना रखरखाव खुद करना होगा। ये एक नाजुक दौर है
लेकिन जिंदा बचने वाला हर बच्चा इस प्रजाति के भविष्य के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा। नवंबर के मध्य में गैनेट कॉलोनी में जो पक्षी जल्दी आ गए थे, उनके पास पहले से ही पालने के लिए चूजे हैं। कुछ दूसरे माता पिता अपने अंडों में से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही हैं। 1 सेंटीमीटर जितनी जमीन भी नहीं बची है। जोड़े दिन भर अपने घोंसले की रखवाली करते हैं और रात में भी। मादा अपने पंखों से धूल और गर्मी को झाड़ती है। माँ और उसका साथी 6 हफ्तों से अपने कीमती अंडे को कोमलता से पाल रही हैं। आज सुबह कुछ ठंड है, इसलिए माँ अपने अंडे को सेने के लिए अपने पैरों की गर्मी देती है। इनकी मेहनत रंग लाने वाली है। चूजा बिल्कुल लाचार है। शरीर ढांकने को पंख नहीं और आंखें भी नहीं खुली। जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू होता है, माँ बच्चे को वसंत के सूरज से बचाती है, जबकि पिता निगरानी करता है। दो महीनों तक ये हमेशा साथ ही रहे हैं। ये हैं दो, लेकिन इन्होंने अपना काम एक होकर किया है। पहले 72 घंटों के लिए इनका एकमात्र काम है अपने बच्चे की रक्षा करना और ठंडी रातों के दौरान उसे गर्म रखना। तब तक माँ इसे बिल्कुल खाना नहीं खिलाएगी। तीन दिन बाद चूजे को जबरदस्त भूख लगने लगती है। अपने जीवन के पहले महीने के दौरान बच्ची सिर्फ एंचोवीज खाएगी। ये मछलियां किनारे से दूर ही मिलती हैं। इस वक्त ड्यूटी पिता की है, जबकि मादा शिकार करने के लिए निकल रही है। वो कॉलोनी के किनारे तक जाती है ताकि अपने पंखों को पूरी तरह फैला सके। इसके हाथ में ज्यादा समय नहीं है। इसे जल्द ही अपनी बच्ची के लिए खाना लाना होगा, वरना वो भूख से मर जाएगी। दूसरे माता पिता कॉलोनी के किनारे इकट्ठा होते हैं। और सभी के चूजे भूखे हैं। आने वाले कुछ हफ्तों तक
माता पिता अपनी नन्ही बच्ची की भूख मिटाने के लिए दिन में कई बार शिकार करेंगे। समुद्र में मां मछली ढूंढ रही है। किनारे से कुछ दूर ढेर सारी मछलियां दिखाई दी हैं। यहाँ मछली पकड़ने वालों का तांता लगा है। गैनेट पक्षी ऊपर से गोता लगाते हैं और सैकड़ों शार्क्स नीचे से हमला करती हैं। एंचोवीज के पास बचने का कोई मौका नहीं है। हर पक्षी जितना हो सके उतना शिकार हड़प लेता है। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर मछलियां पकड़ी जा चुकी हैं। बचे हुए शिकार को खत्म करने का जिम्मा ट्यूना मछली का है। लेकिन इस आपाधापी में दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस गैनेट का चूजा भूखा रहेगा। लेकिन इस नई मां के लिए ये मुहिम सफल रही है। भूखी बच्ची अपनी मां की चोंच को थपथपाकर उसे मछली देने को कहती है। वो अपने चूजे को खिलाने के लिए अपने पेट में से खाना बाहर निकालती है। जितना खाना ये अपने साथ लाई है उसे खिलाने के लिए इसे 2-3 बार अपने पेट में से निकालना होगा। अगर बच्ची को जिंदा रहना है तो माता पिता को अगले 3 महीनों तक रोजाना उसे खाना खिलाते रहना होगा। पहली बार बने माता पिता के लिए ये एक मुश्किल काम है और इस द्वीप पर कई जोड़े इसमें असफल रहेंगे। नवंबर के अंत तक केव फर सील्स के बच्चे बड़े होने लगे हैं। ये बच्चा अब 8 हफ्तों से अपनी माँ का पौष्टिक दूध पी रहा है। पहले महीने वो समुद्र के किनारे पर ही रहा। लेकिन सील्स जमीन पर जीने के लिए पैदा नहीं होते। अपना सुबह का दूध पीने के बाद वो पानी के एक छोटे से पूल में जाता है। ये तैरना सीख रहा है। इसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये कितना मजेदार काम है। समुद्र के खतरों से दूर ये बच्चा दूसरों के साथ मजे से खेलता है। इसे एक न एक दिन खुले समुद्र में जाना होगा और उसकी तैयारी करने के लिए इसके पास वसंत ऋतु का सिर्फ 1 महीना बचा है। उसके बाद इसे अपने माता पिता के साथ समुद्र में जाना होगा। वसंत लापरवाही का मौसम है और पूरे अफ्रीका में युवा जानवर अपने इलाकों को समझने में लगे हैं। ये सीखने और खोजने का मौका है।
ज़ांज़िबार द्वीप पर जोज़ानी फॉरेस्ट में कुछ घंटे पहले सुबह हुई थी। कोलंबस मंकी के ये बच्चे 8 हफ्ते के हैं। ये दिसंबर की शुरुआत है और वो अपने पेड़ की खोजबीन में व्यस्त हैं। पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं से उनके झुंड के बड़े सदस्य झूल रहे हैं। शाखाओं को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल ये दोनों भाई नीचे रहते हैं। ताकि अगर ढीली पकड़ छूट भी जाए तो ज्यादा चोट ना लगे। साथ ही माँ की पूंछ आसपास ही रहती है ताकि वो तुरंत लपक कर ऊपर चढ़ जाएं। बच्चे खेल कूद में लगे हैं। इन्हें तो पता भी नहीं कि ये खतरा इनके करीब आ रहा है। इन पेड़ों पर एक ग्रीन मांबा नजर आना लगभग नामुमकिन है। इसके काटने से मौत भी हो सकती है। माँ ने सही वक्त पर उसे देख लिया। ये अपने बाकी के झुंड को मांबा के बारे में बताने के लिए एक खास आवाज निकालती है। दूसरी बंदर प्रजातियों की तुलना में कोलंबस मंकी की आंखें एक दूसरे से ज्यादा दूर होती हैं। इससे इन्हें चीजों की नजदीकी और दूरी का बेहतर अंदाजा मिलता है और सांप आसानी से नजर आ जाते हैं। ये माँ की जिम्मेदारी है कि वो उसे बताए कि खतरे कहाँ हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। इसे अपने आसपास के ढेर सारे जीव जंतुओं को पहचानना होगा। हालांकि उनमें से कुछ खतरनाक हैं, लेकिन ज्यादातर जीव इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इधर उधर घूमते घूमते ये दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क समझने लगा है। और ये तो इसके सीखने की सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ देखना सुनना बाकी है। लेकिन कुछ बच्चों को अभी से अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। जल्द ही इन्हें अपने घोंसले से निकलकर दुनिया से अकेले निपटना होगा। दिसंबर के अंत में समर सॉल्स्टिस के आते आते ज्यादातर बच्चों को अपने लिए खाना ढूंढना होगा, खतरों से बचना होगा और अपने माहौल में महारत हासिल करनी होगी। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हर प्रजाति के पास अपना अनोखा तरीका है। अब दिसंबर है, वसंत अब गर्मियों में बदल रहा है, तापमान बढ़ना शुरू हो गया है।
ये साउथ अफ्रीका के सैंडफील्ड रेगिस्तान में दोपहर का समय है और तापमान 30 डिग्री से ज्यादा है। मोल स्नेक के लिए अपने बच्चों को दुनिया में लाने का ये बिल्कुल सही समय है। इस मादा ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। ये प्रजाति अंडे नहीं देती, सीधे बच्चे पैदा होते हैं। मोल स्नेक्स ठंडे खून वाले जीव हैं। जब तक ये अपने शरीर को धूप में गर्म नहीं कर लेते, तब तक हिल भी नहीं सकते। जब तक सूरज इनके शरीर को थोड़ी गर्मी नहीं दे देता है, तब तक ये यूं ही आपस में उलझे रहेंगे। ठंडे और छोटे दिनों के मुकाबले गर्म और लंबे दिनों में इनके बचने के आसार ज्यादा हैं। दूसरे पशु पक्षियों से उलट मोल स्नेक्स के बच्चे पैदा होते ही आत्मनिर्भर होते हैं। जिस क्षण से वो दुनिया में आते हैं, वो अफ्रीकी रेगिस्तान में फलने फूलने के लिए सभी जरूरी चीजों से लैस होते हैं। गर्माहट मिलने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। ये शायद एक दूसरे से दोबारा कभी न मिलें। इतनी मेहनत के बाद माँ भी शिकार करने के लिए अकेली निकल पड़ती है। बसंत का मौसम खत्म होने को है, लेकिन गर्मियों के आने से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। एक तूफान उठ रहा है। ये कोई मामूली तूफान नहीं है। नमीबिया के पश्चिमी किनारे पर ये तूफान हथौड़े की तरह वार कर रहा है। सील्स का ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। समुद्र की चपेट में आने वाले केप फर सील्स के ये बच्चे इन खतरनाक हालात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जो अभी तैरना सीख ही रहे थे, उनके लिए ये तूफान तबाही बनकर आया है। तेज लहरों से बचने की कोशिश में वो छोटी छोटी चट्टानों पर जमा हो जाते हैं। लेकिन लहरें बार बार उन्हें वापस पानी में बहा ले जाती हैं। हर बच्चा इस कोशिश में है कि उसे इन खतरनाक चट्टानों पर एक छोटी सी जगह मिल जाए। कुछ देर बाद लहरें शांत हो जाती हैं और थके हारे डरे हुए बच्चे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जबकि कुछ बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं।
लेकिन कुछ भी बेकार नहीं जाता। लकड़बग्घे और सियार इस आसान भोजन का पूरा फायदा उठाते हैं। जो बच गए वो बड़े होने के अपने सफर में एक पायदान ऊपर उठ चुके हैं। गर्मियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। पूरे महाद्वीप में बच्चे आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहे हैं। नन्ही गैनेट पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है। वो स्वस्थ है और अपने दम पर जिंदा रहने के काबिल है। बस एक चीज सीखना बाकी है, उड़ना। इसके पंखों को वाटरप्रूफ करने के लिए माँ अपनी चोंच से उन्हें रोएदार बनाती है। इस बार की बसंत ऋतु मुश्किल थी, लेकिन इन्होंने अपना पहला चूजा पाला। जल्द ही टापू छोड़कर वो समंदर में खाने के लिए जाएंगे। 1 साल बाद वो एक और चूजा पैदा करने के लिए दोबारा मिलेंगे। बच्ची उड़ने के लिए तैयार है। अगर वो उड़ नहीं पाई तो वो इस द्वीप पर फंसी रहेगी और भुखमरी का शिकार होगी। वो दूसरे गैनेट्स की नकल करके शुरुआत करती है। वो उड़ने से ज्यादा पंख फड़फड़ा रही है। लगी रहो नन्ही गैनेट, कामयाबी जरूर हाथ लगेगी। कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए वो आसमान की ओर निकल पड़ी। वो तैयार है। माँ बाप का काम यहीं पूरा हुआ। अफ्रीका में बसंत के सिर्फ एक मौसम में इन्होंने अपनी पहली बच्ची पैदा करके उसे आत्मनिर्भर बनाया और आपस में एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो इन्हें आने वाले वर्षों में और बच्चे पैदा करने में मदद करेगा। इस युवा सील को भी वैसी ही चुनौती का सामना करना है। जमीन पर 3 महीने बिताने के बाद अब समय आ गया है कि वो अपने माता पिता के साथ खुले समुद्र में खाना खाने के लिए निकले। तूफान ने कॉलोनी को हिलाकर रख दिया है, लेकिन आज शांति है और वो आसपास घूमना चाहता है। वो अपनी माँ के साथ पानी में उतरा है। वो इसे उन रास्तों से ले जाती है जहां इसे शिकार करना होगा, अपने लिए साथी ढूंढना होगा और अपना जीवन जीना होगा। इसका शरीर इस समुद्र में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह विकसित हो चुका है। अगले साल तक ये युवा सील पानी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगा और अंत में कॉलोनी के दूसरे सदस्यों के साथ लगातार कई दिनों के लिए शिकार पर निकलेगा। लेकिन आज सिर्फ खेलने का दिन है। वो और दूसरे बच्चे अपने नए माहौल में खूब मजे कर रहे हैं।
वसंत के जाते जाते अफ्रीका के नए सदस्यों ने आजादी का स्वाद चख लिया है। इन बच्चों के लिए ये मौसम मानो एक पाठशाला थी, जिसमें इन्होंने खतरे से निपटना और जिंदा रहना सीखा। और जो बच्चे इस पाठशाला से पास होकर निकले हैं, उनके लिए अब वक्त है दुनिया देखने का। जल्द ही गर्मी इस महाद्वीप को झुलसा देगी, झीलों और नदियों को सुखाकर शिकार और शिकारियों को करीब लाएगी। नए अनुभव होंगे, नई चुनौतियां होंगी। अफ्रीकाज़ वाइल्ड ईयर के अगले एपिसोड्स में।